आज हम भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संबंध में बात करेंगे, अर्थात मूल अधिकारों के अर्थ और उनकी आवश्यकता क्या है उसके संबंध में बात करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकारों का वर्णन सर्वप्रथम विश्व इतिहास में अर्थात आधुनिक विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जो एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया था और उसमें जो मांगें रखी गई थी या उसमें जो नियम या कानून रखे गए थे उनमें मूल अधिकारों का जिक्र सर्वप्रथम मिलता है। और उसी फ्रांस के मैग्ना कार्टा में, फ्रांस की क्रांति की मैग्ना कार्टा में मूल अधिकारों की परिभाषा विस्तृत रूप से दी गई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने स्तर से मूल अधिकारों की एक व्यापक परिभाषा दी है। लेकिन विश्व के जितने लोकतांत्रिक देश हैं सभी देशों के संविधानों में मूल अधिकारों की परिभाषा उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार दी गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की परिभाषा के संदर्भ में अपवाद नहीं है। मूल अधिकारों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, केवल विशेषताओं द्वारा ही मूल अधिकारों का अर्थ है उसे जाना जा सकता है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें या इसके अर्थ की विस्तृत व्याख्या की बात करें तो मूल अधिकार ऐसी आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अर्थात व्यक्ति का नैतिक विकास हो, व्यक्ति का आर्थिक विकास हो, व्यक्ति का राजनीतिक विकास हो, व्यक्ति का सामाजिक विकास हो, साथ ही साथ व्यक्ति यह महसूस ना करे कि उसे वंचित या निचले वर्ग के दर्जे में शामिल किया जा रहा है या उसे समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मूल अधिकार संविधान द्वारा रक्षित किए जाते हैं, अर्थात मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ मूल अधिकारों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में विस्तृत रूप में दिया गया है और भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो भाग है वो मूल अधिकारों का ही है। इसके बाद मूल अधिकार कार्यपालिका के साथ साथ विधानमंडल की जो शक्तियां हैं या कानून बनाने की शक्तियां हैं उन्हें मर्यादित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। कोई भी विधानमंडल या संसद या लोकसभा कोई ऐसा अधिकार बनाती है जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती है या व्यक्ति के मूल अधिकारों को मर्यादित करती है तो भारतीय न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकती है या उनमें संशोधन करने का निर्देश दे सकती है। इसके बाद और उसकी अन्य विशेषता अर्थ के रूप में ये ली जा सकती है कि मूल अधिकार में संशोधन के लिए संविधान में संशोधन अत्यंत आवश्यक है, जबकि अन्य जो कानूनी या विधिक अधिकार होते हैं उनमें संविधान संशोधन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था लेकिन उसे विधिक या कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया, तो इसका अर्थ ये संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या उसमें संशोधन किए भी गए हैं। इसके बाद जो मूल अधिकार हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी मूल अधिकार नहीं आते हैं। कुछ मूल अधिकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं, जैसे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं या संविधान के आधारभूत ढांचे के अंग हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या संशोधन किसी भी सरकार या किसी भी संसदीय व्यवस्था द्वारा भारत में नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मूल अधिकारों की आवश्यकता की बात की जाए तो मूल अधिकारों की आवश्यकता सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा थी। उसने इस प्रकार महसूस की कि भारतीय संविधान सभा या के समय बनने के समय या भारत की आज़ादी के समय भारत की अधिकांश जनता निरक्षर थी और इस समय भी अगर संख्या के रूप में देखा जाए भारत की बहुत सी जनता साक्षर नहीं है। तो इस संदर्भ में जो भारतीय जो निरक्षर जनता है वह अपने राजनीतिक हितों और मूल अधिकारों से पूर्णतः अनभिज्ञ है, तो उनके मूल अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में एक खतरा हमेशा विद्यमान रहता है कि संसद में अर्थात लोकसभा में किसी भी दल या किसी भी सरकार का बहुमत होता है तो अपने बहुमत की शक्ति का प्रयोग करते हुए वो ऐसे कानून बना सकती है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो या उनके मूल अधिकार मर्यादित हो। तो ऐसी व्यवस्था या ऐसी
प्रवृत्ति को रोकने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता अत्यंत रूप से महसूस की गई। इसके बाद भारत में धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक हैं। तो जो जातीय अल्पसंख्यक हैं या भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या कम है। तो उनकी संख्या कम होने के कारण वह सरकार के निर्माण में अपनी भूमिका बहुत ही सीमित रूप से निभाते हैं। अतः इसमें यह खतरा उत्पन्न होता है जो बहुसंख्यक वर्ग है वह अपनी संप्रदायवादी नीतियों के आधार पर ऐसी सरकार का निर्माण कर सकता है जो सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को आघात पहुंचाए या चोट पहुंचाए। तो ऐसी प्रवृत्ति से बचने के लिए, अर्थात अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए या उनके मूल अधिकारों के सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता अत्यंत रूप से महसूस हुई। उसके बाद भारत में संघात्मक पद्धति है, अर्थात एक केंद्र की सरकार है, साथ ही साथ राज्यों की अपनी अपनी अलग सरकारें हैं। तो इसमें ऐसी प्रवृत्ति उभर के आ सकती है या आती भी है कि जो विधानमंडल हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे कानून बना सकती हैं जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करें। तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस की गई। और भारतीय समाज में दलित, पिछड़े, महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्ग हैं, इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय रही है और अभी भी है। तो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए और इनके मूल अधिकारों और इनके हितों की रक्षा के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस की गई। तो ये तो हुआ भारत में मूल अधिकारों का अर्थ और उनकी आवश्यकता।